आवाज आ रहा है। हेलो वासु भाई। अस्सलाम वालेकुम। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड मार्क यहाँ। ओके। Hello, students. Today we will take session about question and answer about upcoming FMG exam for our Kaznumu student and Kazakh students. So, one by one, you ask the questions about FMG exam, how to prepare the exam. Can you all hear my voice? Yes, yes. Okay. Hello, So, everybody. Can you hear us? Yeah, also here. Yes, yes. Okay. okay. First of all, Dr. Faizan will introduce to you all. Okay. Over to you, Dr. Faizan. Yes. Hello, everybody. Myself, Dr. Faizan Ansari. And अच्छा लग रहा है आज काफी सारे अपने जूनियर ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को. So I cleared my FMG in first attempt with 192 marks. So after some time we will start the session. Join हो रहे हैं भी लोग. Okay. So
ignore those people who late joined because we have a limited time over here on Zoom. So I think we should start the session. Okay. Okay. So so first of all, myself is Dr. Fahad, and I have cleared my FMG exam, as you know, as Kaznumo students know, with 212 marks. And today, me and Faizan are on this session. We will talk about the upcoming FMG exam, how to prepare, how to take notes, and how to utilize the online or versus offline based upon the student's personal choice or circumstances. अरे फहद So, और फैजान वो ले रहा है जूम मीटिंग ज्वाइन करेगा माइक ऑन है. Okay. So, uh, so we should start the question and answer. So please, first question, who wants to ask? Please ask. Okay. My question is to uh, Dr. Fahad and Faizan Bhai. Uh, what do you think, based on your experience, which mode of study, whether it is online or offline, do you think is more effective for the FMG preparation, and why? Okay. तो वासिफ, गुड क्वेश्चन, योर गुड क्वेश्चन। आपने जैसे जिस तरह से पूछा कि कौन सा स्टडी मोड अच्छा रहेगा ऑफलाइन या ऑनलाइन में, आई वुड से इट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। अगर आपको ऑनलाइन अच्छा लग रहा है तो आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन अच्छा लग रहा है तो ऑनलाइन करो। जैसे फहद और मैं शुरू से ही हमने स्टार्टिंग से ही जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज से ही हमने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, बल्कि फहद ने तो मेरे से ज्यादा पहले से स्टार्ट कर दी, सेकंड ईयर से ही। तो हम लोगों ने सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से अपनी जो है मेन वीडियो लेक्चर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फॉर फहद द प्राइमरी सोर्स वाज द मैरो एंड फॉर मी इट इज द प्रेप लैडर। सो इट इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। यू कैन स्टार्ट, जैसा अभी आपका पास अभी एक साल तो है ही, दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी एंड पीएसएम, इसको तो मेन वीडियो से कर लो। और क्योंकि ये इतना जरूरी भी है कि इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करने रहते हैं। बाकी जो रहा ना शॉर्ट सब्जेक्ट आपके, जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, साइकाइट्री हो गया, इनको आप जो है रैपिड रिवीजन से भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ना मेन वीडियो तो देखना पड़ेगा इनका, अभी जब तक आप वहां पे हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, कोई बोल रहा है कि मेरा पहला सब्जेक्ट ही हुआ है, दो ही सब्जेक्ट हुए हैं, तो वो जितनी जल्दी हो सके ना, अभी भी टाइम है, तो जितनी जल्दी हो सके वो स्टार्ट इसको कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे, कि आपको ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है या ऑनलाइन। आई होप यू गॉट योर आंसर। Yes, and one more question is there. The last 6 months, what do you do in last 6 months? So Dr. Fahad will tell you about this. Okay. So last 6 months जैसे कि आपका प्रिपरेशन हमेशा अगर अच्छा जा रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप जीटी रेगुलरली दोगे, जीटी वगैरह क्वेश्चंस अगर अच्छे से करोगे, पीवाईक्यू करोगे, तो आपके हाथ में एक ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड नोट्स रहेगा। तो उस वेल प्रिपेयर्ड नोट्स को ही आपको बार बार पढ़ना है। ओके। सो वेल प्रिपेयर्ड नोट्स जो आपके पास है उसी को बार बार पढ़ना है और उसी के क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड बी लॉयल टू योर सोर्स। अगर आपका कोई सोर्स अगर प्रिप्लैडर ही है, तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। ये बहुत बड़ा ये चीज है जो यूजुअली नहीं बताता कोई। बट आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना है, चाहे लास्ट के 1 मंथ हो, चाहे लास्ट के 2 साल हो। अगर आप 3 साल से प्रिप्लैडर कर रहे हैं तो प्रिप्लैडर को ही कंटिन्यू करें। अगर आप अगर आप सेरिबेलम कंटिन्यू कर रहे हैं तो सेरिबेलम ही करें। जो भी आप सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उसी को करें, किसी और के इन्फ्लुएंस में ना आए। एंड लास्ट के 6 मंथ्स में आपके जो नोट्स हैं उसको अच्छे से करें और क्वेश्चंस करें और जीटी दें।
मिनिमम मिनिमम मंथली, हर एक मंथ में मिनिमम 2 GT है ना, और उन GT को रिव्यूज भी करना है आपको। और बिकॉज सबसे बड़ा मेन मोटिवेशन तो आपको 6 मंथ्स में यही करना है कि यही सोच के करना है कि दिस इज योर ओनली चांस, लास्ट के 6 मंथ्स में ही करना है। बिकॉज बिकॉज अगर आपके, चलो अगर आपके 6 मंथ्स में अगर आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुए तो वो 6 महीना वापस से करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका 6 मंथ्स और है, वो FMG इंटर्नशिप शुरू होते होते 6 महीना एक्स्ट्रा लग ही जाता है। तो वो कुल मिला के आपका 1.5 साल ऐसे ही चला जाएगा अगर 6 महीना में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो। ये मैं आपको, आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच के करोगे मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो जरूर आप लोग क्लियर करोगे। अगर नहीं हो पाए, इट्स ओके, कि बहुत कोई लेट शुरू करते हैं या फिर बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो वो जून वाले एग्जाम में हो ही जाएगा। बट जो लगा रहा है उसका एग्जाम जरूर क्लियर होता है, ये बात आप लोग को सोच के चलना है। और FMG एग्जाम है तो चैलेंजेस जरूर आएंगे। और खुद को कंपेयर ना करें दूसरों के प्रिपरेशन से, नकल ना करें दूसरों के प्रिपरेशन की, हाँ भाई मेरा उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हो गया है तो मेरे को भी करना है, उसका सर्जरी हो गया है कि हम, मेरे को भी जल्द जल्द जल्दबाजी ना करें सिलेबस कंप्लीट करने में। बिकॉज वहां पे वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। वो 6-7 साल पुराना जो पैटर्न रहा है, जैसा कि वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, वहां पे एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे वन लाइनर। आपको कॉन्सेप्ट्स ही लगाना पड़ेगा, आपको लेंदी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऑप्शंस भी बिल्कुल आपको लेंदी मिलने वाले हैं, दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। आपके दिमाग में टाइम चलते रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को इतना क्वेश्चंस करना है। और वो तभी हो पाएगा जब GT आप दोगे। अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो एनजाइटी भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, और वह एनजाइटी तभी हैंडल होगा जब आप GT अच्छे से दोगे। GT अच्छे से दोगे मतलब, कहने का ये मतलब है कि आप GT जो है आईपैड में ना दें या फिर टैबलेट में ना दें, फोन में ना दें। GT आप एक प्रॉपर टेबल कुर्सी, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ इसका बहुत असर पड़ता है जब आप GT, जब वहां पर रियल एग्जाम फेस करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप लैपटॉप में दो, टेबल कुर्सी में बैठ के अच्छे से दो, गुड वाईफाई के साथ, अच्छे वाईफाई के साथ, बिकॉज टाइमर चलता रहेगा। ये आपको रियल मॉक फीलिंग देगा आप GT जब दोगे तो। और यस, सो ये था मेरा लास्ट 6 मंथ्स में अच्छे से GT, क्वेश्चन बैंक और वेल प्रिपेयर्ड नोट्स। ठीक है, चाहे वो आपके हैंड रिटन नोट्स हो या फिर रेडीमेड नोट्स हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। My question to पूछो। Pradhan Bhai and Fahad Bhai, how to revise, just in quick revision, how to big syllabus like medicine, surgery. ओके, फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज डॉक्टर फैजान स्टार्ट द आंसरिंग प्लीज। Mic is off. Mic is off. Okay, okay, I will give the answer. How to revise? Okay, first of all, for those students who are in fourth year, okay, for that revision has to do with your notes, whether it is handwritten or ready-made notes. उनको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ना कैसे है, वो आपको मैनेजमेंट करना सीखना होगा। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है रिवीजन में। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सर्जरी क्लास हो रहा है, ठीक है, फोर्थ ईयर में सर्जरी क्लास होता है ना फोर्थ ईयर में, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली कि फिफ्थ ईयर में था या फोर्थ ईयर में था। बट एनीवेज, जो भी सब्जेक्ट्स आपका चल रहा है उसके उसको आप रिलेट कर लें उस सब्जेक्ट से। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि फिफ्थ ईयर में सर्जरी चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर सर्जरी चल रहा है, तो आप उस गॉल ब्लैडर वाले टॉपिक को सर्जरी से कवर कर लें। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस लगा सके तो क्वेश्चंस लगा ले, टॉपिक्स पढ़ लें। ठीक है, अगला अगला दिन अगर लिवर से रिलेटेड टॉपिक है तो लिवर वाला सर्जरी वाला टॉपिक पढ़ लें। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि रिवाइज भी साथ में चलता रहेगा और आपके कॉलेज में भी परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज मैनेजमेंट हो जाएगा। और शाम के टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़ोगी। ठीक है, तो वो दो दो सब्जेक्ट आपका एक साथ कवर होता चला जाएगा। और फिफ्थ ईयर के शुरुआत में वही चीज करना है, शुरुआत के 3-4 मंथ्स में वही करना है जो मैंने अभी बताया फोर्थ ईयर वालों के लिए। लास्ट के जो आफ्टर 3 और 4 मंथ्स आपको क्वेश्चन सेंट्रिक होना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कोई टॉपिक चल रहा है तो उसके क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, पढ़ना जल्दी जल्दी है और क्वेश्चंस उतना ही अच्छे से करने हैं। ठीक है,
ज्यादा क्यूब अगर बहुत लोगों को डिजिटल बुकमार्क करने का भी आदत होता है तो वो आप कर सकते हैं, बट अननेसेसरी बुकमार्क नहीं करिएगा। वो प्रेप्लैडर और सेरिबेलम या मैरो में अननेसेसरी वो रिवाइज होगा नहीं बाद में, बहुत लोगों से होता नहीं है, और हो भी जाएगा तो बाद में पैनिक कर जाओगे। तो इट्स बेटर कि वो उस बुक जो आप बुकमार्क करने वाले हो क्वेश्चंस को या फिर उस टॉपिक को, वो आप अपने नोट्स में लिख लें। ठीक है, और नोट्स में लिख के उसको वो बाद में रिवाइज होता चला जाएगा लास्ट के 6 मंथ्स में। ठीक है, तो रिवाइज करने का यही तरीका है कि आप मैनेजमेंट करना सीखें अपने टॉपिक्स को। आपको वो समय निकालना पड़ेगा जहां पे भी रिलेवेंट डिस्कशन होगा टॉपिक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड या फिर ट्रॉमा से रिलेटेड, वो आपको वहां पे रिवाइज पे जाके करना होगा, नोट्स पे जाके। तो वो बार बार वही चीज आएगा बाद में, तो वो चीज याद होता चला जाएगा। टीचर जो बताएंगी, जो भी वहां पे प्रोफेसर्स वगैरह बताएंगे, तो आप उनसे डिस्कस करोगे तो आपको वो चीज बाद में रिवाइज होगा। अगर आप कुछ चीज गलत बोल दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपने वो पढ़ा है लेकिन आपने वो रिवाइज नहीं किया, आप गलत बोल दोगे, लेकिन एटलीस्ट बोलोगे तो सही। बोल दोगे अगर गलत, तो आपने नोट्स में देख लिया तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए है ना, इसलिए ट्राई करना मैनेजमेंट करने का कि टॉपिक्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो सबका अपना अपना रूटीन होता है। ठीक है, तो उस रूटीन के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक रिवाइज करना है। बट रिवीजन का सबसे मेन मोटो यही होना चाहिए कि रिवाइज आप नोट से नहीं कर सकते, चाहे आप 10 बार भी पढ़ लें, लेकिन आप नहीं कर सकते। लास्ट के जो लास्ट फेज होता है एग्जाम का, उसमें आप क्वेश्चन सेंट्रिक ज्यादा हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही आपका रिवीजन होगा। ऐसे आप नोट्स कितना भी पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yeah. One question more. Just like some topic is repeated. For example, जैसे IBD रिपीट कर रहा है सर्जरी में, मेडिसिन में और पैथोलॉजी में, तो कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें? देखो, कॉन्सेप्ट ओवरलैप नहीं है, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है। ठीक है, अगर आईबीडी तुम पढ़ोगे तो आईबीडी पैथोलॉजी में भी आता है, सर्जरी में भी आता है ना। फॉर एन एग्जांपल बता रहे हैं, अगर आईबीडी सर्जरी या पैथोलॉजी में दोनों आता है, तो पढ़ना एक ही जगह से है, लेकिन एक अपना नोट्स बना लो फॉर फ्रीक्वेंट टॉपिक्स। जैसे कहते हैं 20th नोटबुक, बहुत लोगों को नहीं पता है 20th नोटबुक बनाते कैसे हैं। तो यही वो तरीका है जिससे बनाते हैं। वो 20th नोटबुक में फ्रीक्वेंट टॉपिक्स ही होता है, जो अपने अपने स्टूडेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी को कैंसर मार्कर नहीं पता, मतलब बार बार भूल रहा है, तो वो अपने 20th नोटबुक में ऐड कर ले। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ लेते हैं, जिनको याद रह जाता है, तो वो ऐड नहीं करते, तो अपने अपने हिसाब से 20th नोटबुक बनाना चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि आईबीडी में फॉर एन एग्जाम्पल अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रॉन्स डिजीज है ना, तो उसमें किसमें एंका आता है, किसमें पी एंका आता है, तो ये तो पैथोलॉजी रिलेटेड हो गया। ये चीज तुम लोगों को सर्जरी में नहीं पता चलेगा कि किसमें पी एंका है या कि किसमें एंका आएगा, है ना, तो ये चीज सर्जरी में नहीं पता चलेगा। तो उन चीजों को अपने 20th नोटबुक में ऐड करो, कंबाइन कर दो। जो जो चीज पैथोलॉजी से रिलेटेड है, जो चीज सर्जरी से रिलेटेड है, जो भी चीज टॉपिक्स है, तो उससे ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप करने से बचोगे। बीमारी सेम है, चाहे तुम आईबीडी सर्जरी में पढ़ लो चाहे पैथोलॉजी में पढ़ लो। ठीक है, बीमारी सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। मेडिसिन से भी कोरिलेट करके अपना एक प्रॉपर टॉपिक बनाना, रिपीटेड टॉपिक से। इमेजेस, जो रिपीटेड इमेजेस हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, वो उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह के रिपीटेड टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आते। कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है, रटने की कोशिश मत करना, वो वहां पे निकल जाएगा हवा। ठीक है, तो कोशिश करना कि उस कॉन्सेप्ट को समझना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है ना। ग्रैनुलोमा समझने की कोशिश करना फॉर एन एग्जांपल, तभी तुमको समझ में आएगा कि क्रॉन्स क्या है, अल्सरेटिव क्या क्या है, किसमें अल्सर होता है, किसमें ग्रैनुलोमा होता है। इसी तरीके से तुम वहां पे डिफरेंशिएट कर पाओगे। जैसा मैरो प्रेप्लैडर में जैसा फोटो देते हैं वो लोग, वैसा बिल्कुल नहीं आता वहां पे। वो अजीब ही तरह का क्वेश्चन आएगा वहां पे कि स्केच बेस्ड बना देंगे या फिर कुछ भी ऐसा बना देंगे जिससे तुम लोग को लगेगा ये कुछ और ही है, लेकिन वो होता है एक्चुअली वही है, वो रिपीटेड टॉपिक्स ही होता है। ठीक है, तो मोटो यही है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना और अपना एक 20th नोटबुक बना लेना। ठीक है, फ्रीक्वेंट टॉपिक जो तुम लोग बार बार भूलते हो, उस चीज को उस 20th नोटबुक में लिख लेना और उसको पढ़ते रहना जब जब समय मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Uh, हेलो। हाँ भाई, हाँ जी कह रहे बोलो। कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है या हेल्पफुल करेगा या नहीं?
जितने भी वहाँ दिल्ली में कोचिंग्स हैं, और उनके नोट्स क्या देखो, मतलब इफेक्टिव होते हैं कि नहीं? नहीं इफेक्टिव नहीं होते। देखो क्लियरली क्लियरली मैं ये बोलूंगा कि जिनके घर में अगर पढ़ने का माहौल है, ठीक है, डिस्टरबेंसेस ज्यादा नहीं होते, तो उनको घर में रहना चाहिए। ये फार बेस्ट ऑप्शन है। अगर एफ एम फॉर इन कंसर्न विथ एनी प्रिपरेशन एग्जाम, ठीक है। अगर जिनके घर में डिस्टरबेंसेस है, अगर जिनको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है घर में, ठीक है, बहुत सारे डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इधर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ठीक है। कोचिंग उनको स्पेशली उनको ज्वाइन करना चाहिए जिन्होंने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर उनका क्लियर पार हो गए, वो फिफ्थ ईयर में अभी हैं और उनको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए स्पेशली। जिन जो थर्ड ईयर से पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट थर्ड ईयर से पढ़ रहे हैं, उनको कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और जो घर में जिनका पढ़ने का माहौल है और जो थर्ड ईयर से पढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल घर में पढ़ना चाहिए। कोचिंग के नोट्स इनफ नहीं होते, उनसे कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो लोग वैसा प्रिपेयर तुमको करके नहीं देंगे। वो लोग वन लाइनर पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। वो लोग बस इतना चाहते हैं कि बस 150 आ जाए मतलब और जैसा एग्जाम का पैटर्न है, ये कोई गारंटी नहीं देता कि अगर वहां पे कोचिंग में अगर 160 170 आ रहा है तो तुम पास कर ही जाओगे, ठीक है। तो उनका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो ऐसा फॉल्स फॉल्स बिलीव लगता है कि कोचिंग वाला जो है तुम लोग को टेस्ट कराएगा या फिर क्यू बैंक कराएगा तो वो पास करा देंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो वन लाइनर बहुत ज्यादा डालते हैं तो लगता है स्टूडेंट्स को कि हाँ मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व मोर हार्ड क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट द नीट पीजी क्वेश्चन प्लस एफएमजी क्वेश्चन, ये ज्यादा फायदा करेगा वहां पे एग्जाम, वहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में मैं प्रिफर करूंगा ऑनलाइन। बट ऑफलाइन के लिए अगर किसी को करना ही है तो जो लेट शुरू किए हैं उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। और जो अर्ली शुरू किए हैं और जिनके घर में माहौल है, वो घर पे बैठ के तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन समवन इज आस्किंग दैट बहुत बहुत सीनियर्स ने ऑफलाइन कोचिंग से भी किया है, जैसे डॉक्टर राहुल स्वर्णकर। ओके, सो राहुल मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मुझे एक एक सेकंड का पता है वो कैसे प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो वो फोर्थ ईयर से पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। फोर्थ ईयर से पढ़ना शुरू किया था, फोर्थ ईयर में फिफ्थ ईयर में बेसिकली वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हुआ। तो वो श्योर नहीं था कि वो ऑनलाइन करे या फिर ऑफलाइन करे, ठीक है। तो उसके लिए वही बेस्ट था। और दूसरी, जैसा कि मैंने बताया कि उसके घर में माहौल नहीं था उतना अच्छा पढ़ने का, उसको डिस्टरबेंसेस होता था ज्यादा, इसलिए वो कोचिंग प्रेफर किया। तो मैंने यही बताया। और दूसरी बात ये है कि वो कोचिंग का नोट्स उतना ज्यादा रेफर नहीं करता था, वो क्वेश्चन ज्यादा करता था, ठीक है। वो ऑनलाइन क्वेश्चन ज्यादा करता था, कोचिंग के क्वेश्चंस कम करता था, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उसके प्रिपरेशन में। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, someone is asking which subject would you suggest to complete before going to India? ओके, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए कि वो कौन से ईयर में है, ठीक है। अगर कोई फोर्थ ईयर से पूछेगा तो पूरे के पूरे 19 Person सब्जेक्ट्स क्लियर होना चाहिए। person is from fifth year. ओके, सो फिफ्थ फिफ्थ ईयर में फिफ्थ देखो फिफ्थ ईयर में एटलीस्ट तो यहाँ आने से पहले पहले एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। डोंट गिव टू मच स्ट्रेस ऑन ओबीजी एंड सर्जरी, ठीक है। वो हो जाता है क्लियर, वो इजी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उन पे ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वो हो जाता है, ठीक है। वो ओबीजी और सर्जरी हो जाता है। बट वेटेज वही रखता है, तो इट्स बेटर कि बार बार भूलो, बार बार पढ़ो, अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, है ना। तो अभी टाइम है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। और ओबीजी और सर्जरी को जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, वो एट लास्ट तुमको क्वेश्चन बेस्ड ही तुमको करा पाएगा, ठीक है। तो ओबीजी और सर्जरी में तुम क्वेश्चंस करोगे तभी तुम्हारा चीज क्लियर हो पाएगा। और उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चंस क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। और मेन कॉन्सेप्ट जो भी है तुम्हारा प्री और पैरा क्लिनिकल ही होगा। तो ट्राई टू कंप्लीट बिफोर कमिंग टू इंडिया एटलीस्ट प्री और पैरा क्लिनिकल, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो ओबीजी और सर्जरी कर लेना, ठीक है।
पीएसएम पे अभी फोकस मत करना, इंडिया पे आके फोकस करना पीएसएम पे। ठीक है, पीएसएम बड़ा है, वेटेज रखता है, पर अभी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं पीएसएम को करने से। ठीक है, तो ओबीजी और सर्जरी कर लेना और प्री या पैरा क्लिनिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बिल्कुल। And someone is asking, what about fourth year students? ओके, फोर्थ ईयर वालों के लिए अगर उन्होंने लेट शुरू किया है तो उनको ऑफ कोर्स मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, शुरू से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करने की जरूरत है। ज्यादा जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट ना करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएं, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्राई करें कि इंडिया आने से पहले पहले खत्म करने, ऑल कंप्लीट 19 सब्जेक्ट्स। अगर 19 सब्जेक्ट्स नहीं भी हो रहा है तो छोटे सब्जेक्ट्स को छोड़ के, जैसे कि रेडियोलॉजी हो गया, डर्मा हो गया, इन सब को छोड़ के जितने भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर कर ले। ठीक है, एटलीस्ट इंडिया आने से पहले। ठीक है, और जितने भी फोर्थ ईयर वाले हैं विथ क्वेश्चंस ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, someone is asking, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज किस प्लेटफॉर्म से करें? देखो, प्लेटफॉर्म का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को ये करना है ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चंस जो है वो लॉयल हो अपने सोर्स से। ठीक है, एक ही सोर्स पे टिके रहो, कि सारे ही प्लेटफॉर्म का क्वेश्चंस और जीटीज अच्छा होता है। ठीक है, ये बेकार की बातें हैं कि मैरो का अच्छा है, प्रेपलैडर का अच्छा है, मैरो का जीटी अच्छा है, प्रेपलैडर का जीटी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही प्लेटफॉर्म पे एक ही क्वेश्चन से क्वेश्चन बदलता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर अगर अच्छे से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो वो क्वेश्चन फायदा ही करेगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन समझना आना चाहिए। ठीक है, तो सारे ही प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन अच्छा है। अगर पहली बार परचेज कर रहे हो कोई चीज, जैसे कि मैरो कर रहे हो, प्रेपलैडर कर रहे हो, तो अपने चॉइस पे कॉन्फिडेंट रहो और उसको चूज करो। ठीक है, अगर मैरो कर रहे हो तो मैरो कर लो, प्रेपलैडर कर रहे हो तो प्रेपलैडर करो, लॉयल टू योर सोर्स। ओके। Okay, next question is, what about those who completely 13 to 14 with online mode? Should they go with same mode or shift to coaching? What about cerebellum question bank 13 to 14 what? 13 to 14 सब्जेक्ट्स? subjects with ओके, online mode? यस, उनको ऑफलाइन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उनको बिल्कुल ऑफलाइन नहीं जाना चाहिए। जिनका 13-14 ऑलरेडी हो चुका है, तो वो 5 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वो हॉस्टल में बैठ के या फिर फ्लैट में बैठ के कर सकते हैं, तो उनको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। जिनका ऑलरेडी 13-14 है, तो ये बिल्कुल स्टिग्मा में ना पड़े कि बाकी लोग ऑफलाइन में कर रहे हैं तो वो कर लेंगे। ऑफलाइन वाले बिल्कुल वो नहीं करते। ठीक है, कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो पहली बात ये है कि आप वहां जाके घबरा जाओगे 300 स्टूडेंट्स को देख के एक बैच में, है ना। और प्लस रूटीन बहुत ही हेक्टिक होता है। 8 बजे से, जो मेरे दोस्त कोचिंग किए हुए हैं उन वो बता रहे थे कि सुबह 8 या 9 बजे से क्लास होती है और 6 बजे शाम तक चलती है क्लास। ठीक है, ओके। तो यही है। तो जिनका 13-14 हो चुका है, उनको करना है ऑनलाइन ही। Okay. Okay, so next question is Ar-Rahman. Some people were saying about the language of the question, it was little difficult from general GT or it was normal. Okay, for this question, I think Faizan will give you better answer. Over to you, Dr. Faizan. एग्जाम की जो लैंग्वेज थी ना, वो ट्विस्टेड रहती है थोड़ी सी। इसमें जैसे जब हम जीटी देते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे मेरे साथ था प्रेप लेटर का जीटी, जब मैं देता था तो मेरे उसमें 160, 175, 170 इतने ही आते थे। एक बार तो एग्जाम से 25 दिन पहले उसमें 150 ही आ गए। तो उसमें जो जब मेन एग्जाम में हम मैंने ये चीज नोट करी, तो उसमें जो है लैंग्वेज ट्विस्टेड रहती है। एग्जाम की जो लैंग्वेज थी ट्विस्टेड थी, मतलब कि पूछना वही चाह रहा है, टॉपिक वही पूछना चाह रहा है, जैसे इस बार विटामिन सी से था। एंड हेलो। Yes, yes, you are audible. हम्म जैसे इस बार ना विटामिन सी से क्वेश्चन था, तो उसमें मतलब यही पूछना चाह रहा था कि उसमें हिस्ट्री वगैरह दे रखी थी, लेकिन लास्ट में ये लिख रखा था कि पेटिकी एंड परप्यूर है।
तो हमने तो पढ़ा था यार ब्लीडिंग होती है एकदम से, तो उसमें जीटी में जब हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पे ट्विस्टेड थी लैंग्वेज, तो लास्ट में एक पट्टी पर पूरे का क्वेश्चन था, तो वो विटामिन सी का था। तो इस तरह से ना चीजों को पहचानना होता है, पूरा लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो जब मैं दे रहा था तो मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा था पेपर में, एग्जाम में। वहां तो आप लोग जब जाओगे तो एक्सपीरियंस करोगे कि प्रेशर कुकर वाली फीलिंग रहती है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज है ना, जीटी के साथ साथ आपकी इंप्रूवमेंट होंगी। एक तो आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट आएगा जीटी से। और जीटी से ये मत खुश हो जाना कि अभी मेरे जीटी में 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, तो ठीक है अब तो मुझे 20 नंबर के लिए पढ़ना है। लास्ट ईयर जब मैं देखता था तो काफी सारे जो मेरे जूनियर थे वो उसके 120 आ रहे हैं कि भैया अब तो बस 30 नंबर के लिए पढ़ना है। अब तो 120 तो आ ही रहे हैं अभी जीटी में। तो जीटी के मार्क्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए कभी भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन कितना आते हैं? इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस बार 30 थे, 30 से 35 क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इमेज वही रहती है जो आप मैरो में मैरो से पढ़ते हो, प्रेपलेटर से पढ़ते हो। इमेज लगभग लगभग 20 से 25 वही रहेंगी। लेकिन इस बार क्या था कि 10-12 इमेज ऐसी थी कि उन्होंने पेपर पे ड्रॉ कर रखा था स्ट्रक्चर को। मतलब जैसे हम देखते हैं ना इमेजेस, तो उसमें जीटी में डायरेक्ट आ जाती है कि ये इमेज बताओ बुक से उठा के। बट उन्होंने ड्रॉ कर रखा था, जैसे शायद कोई एचओडी डिजाइन करता हो पेपर को, या कोई प्रोफेसर डिजाइन करते हैं। तो इस बार मतलब ड्रॉ कर रखा था इमेजेस को, और मार्क किया हुआ था कि ये बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इस तरह से था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे लिम्फ नोड वाला क्वेश्चन था कि सेकंड लिम्फ नोड कहाँ पर होती है, तो हमने तो बुक में पढ़ा था कि ये वाला डायग्राम है, ये सेकंड लिम्फ नोड यहाँ पर है। बट उन्होंने इस बार उसको ड्रॉ कर रखा था पेन से और पेपर से। तो आपको एक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये चीज पता चलेगी तभी। नेक्स्ट। आ, हेलो फैजान भाई, डॉक्टर फहद भाई, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी यहाँ पे जो बच्चे 4th ईयर से या 3rd ईयर से या अभी शुरुआत 5th ईयर की शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट किए, वो उन लोगों ने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट कर लिया है। जैसे कि कुछ ने 10 सब्जेक्ट, कुछ ने 8 सब्जेक्ट, कुछ ने 12 सब्जेक्ट कर रखा है। और हम्म। जनरली यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि सब लोग हम लोग वीडियो देखते हैं, मैरो से या फिर प्लेटर से वीडियो ही लेक्चर करते हैं। तो एक बार में हम लोगों ने वीडियो देख लिया है। अब जब हम लोग सोचते हैं कि हमने एनाटॉमी में क्या पढ़ा, फिजियो में क्या पढ़ा, तो कुछ दिमाग में नहीं आता, ब्लैंक फील होता है बिल्कुल कि क्या है। और अभी हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि आगे ऑप्स गायनी है, पीएसएम है, ये सब नया बचा हुआ पढ़ने के लिए। तो हम पीछे वाले सब्जेक्ट जो पढ़े हैं और जो नया पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों में कैसे मैनेज करें कि हम पीछे वाले पे भी ध्यान दे सके और नया भी पढ़े। जब जब तक हमें अभी 4-5 महीना है इंडिया जाने से पहले, तो हमें कितना क्या कौन सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना चाहिए और क्या करना तो वो चाहिए, तो इस यार, बारे में कुछ। जो आपने सवाल पूछा है कि पिछला भूल जाते हैं और आगे कभी पढ़ना होता है, तो वो तो आपको रिवीजन करना होगा ना। बिना रिवीजन के तो मैं अगर 19 सब्जेक्ट के लगातार लाइन टू लाइन देख लूंगा तो उसके समझ में भी नहीं आएगा। तो उसके लिए तो आपको कंटिन्यू रिवीजन रखना पड़ेगा ना। सपोज दैट आपने पैथोलॉजी पढ़ ली, पैथोलॉजी में ग्लायोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, सीएनएस पढ़ लिया, एग्जाम्पल को टॉपिक उठा लिया आपने सीएनएस, और आप अभी जो है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो शाम में जैसे माइक्रोबायोलॉजी आप 3 घंटा पढ़ते हो, तो 1 घंटा उसको दे दो सीएनएस को। ये तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि अभी तो मतलब स्यूडो सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए कि यार 19 सब्जेक्ट 15 सब्जेक्ट की वीडियो तो देख ली, 13 सब्जेक्ट की वीडियो तो देख ली, ठीक है मेरा 13 हो गए, क्या एक्चुअल में वो 13 हो गए हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और जैसे प्रेप लेटर ले लो या मॉक वो ले लो मैरो, उसमें क्या होता है कि क्यू बैंक में जाने के बाद में आपको कस्टम मॉड्यूल का भी ऑप्शन आता है। जैसे कस्टम मॉड्यूल में आप 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो कि ठीक है कस्टम मॉड्यूल बना लिया और सब्जेक्ट चूज कर लिया, टॉपिक चूज कर लिया। उसमें फिर देखो कि मेरा कितना मतलब मैं उसको रिटेन कर पा रहा हूँ चीजों को। अगर आपने 50 क्वेश्चन का कोई कस्टम मॉड्यूल बनाया है और उसमें से आपके 20 या 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि यार 50 क्वेश्चन लगाए थे उसमें 20 ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब आप नेक्स्ट टाइम वो 30 क्वेश्चन जो गलत हुए थे उनको करोगे तो 30 में से फिर 15 होंगे। फिर 15 गलत हुए उसको करोगे तो फिर उसमें से 5 क्वेश्चन गलत होंगे, ऐसा होगा। ये मतलब प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आप सब चीजें कर लोगे। रिवीजन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। Okay, someone is asking what should be the strategy for those students who just start preparing from 4th year? Which subject should be done? It's mean the order.
ऑर्डर अगर फर्स्ट ईयर मतलब अगर आप फोर्थ ईयर में अभी स्टार्ट ही जस्ट कर रहे हो तो आई वुड से कि पहले फिजियोलॉजी कर लो। अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़े हो और आप सोच रहे हो कि चलो भैया पढ़ने का टाइम आ गया, अब आँख खुली है नींद से, तो फिजियोलॉजी स्टार्ट कर लो। फिजियो के बाद में पैथो कर लो, तो आपको नॉर्मल पता चल जाएगा, फिर आपको एबनॉर्मल पता चल। फिजियो में क्या है, आपको एबनॉर्मल चीजें पता है कि ठीक है भाई ये कार्डियक आउटपुट ये होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेरा ये SpO2 ये है, ये सब आपको नॉर्मल पता चल गया। फिर उसका पैथोलॉजी में पढ़ लो तो आपको डायग्नोसिस बनाना आ जाएगा और एबनॉर्मल चीजें पता चल गई। 2 सब्जेक्ट हो गए, फिर डायरेक्ट आप जम करो मेडिसिन पे। ठीक, मेडिसिन पे जम करो तो ये जो है आपके मतलब उसमें ट्रीटमेंट वाला पार्ट उधर से कवर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप एनाटॉमी से स्टार्ट करते हो तो एनाटॉमी के बाद में आपका सर्जरी कर सकते हो डायरेक्ट, फिर उसके बाद आप ऑर्थो कर सकते हो, फिर ENT कर सकते हो, क्योंकि ये जितने भी सब्जेक्ट है ना एनाटॉमी से रिलेटेड, तो इसमें नर्व का, इसमें इनर मसल का इनर्वेशन ये वगैरह ये जो है ना आपको उसमें भी कंप्लीट हो पाएगा एनाटॉमी से। Okay, one last question. Someone is asking, can you share your revision strategy and tricks? मेरी ट्रिक्स किस चीज Both के लिए भाई? from both of you. डॉक्टर फहद विल टेल, उनको ज्यादा ट्रिक्स आती हैं इस बारे में। ओके, तो वन बाय वन पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, कि और फिर उसके बाद डॉक्टर फैजान बताएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि व्हाट फिट्स यू बेस्ट। ओके, सो मेरा ये स्ट्रेटेजी था रिवीजन का और जो भी प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ने का, कि मैं कस्टम मॉड्यूल्स के थ्रू रिवाइज करता था, ठीक है, लास्ट के 6 मंथ और 7th मंथ में। तो मैं नोट्स वापस देखता नहीं था, मेरा एक्टिव रिकॉल ज्यादा रहता था, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं वापस से दो बार मैंने पढ़ लिया, ठीक है, 1.5 या 2 बार पढ़ लिया। मैं ये कोशिश नहीं करता था मैं वापस से पन्ने पलटाऊं, क्योंकि सिर्फ पन्ने पलटाने से कुछ नहीं होने वाला। कस्टम मॉड्यूल उठाओ, 50 क्वेश्चन डालो, ठीक है, और उन टॉपिक्स को पढ़ते जाओ एक्सप्लेनेशन के थ्रू। अगर जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस में ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं रखा हो, या फिर कोचिंग में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया नहीं गया हो, तो उनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। और जो आपने एक्स्ट्रा चीज नोट डाउन करी है उसको पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो जितनी बार हो सके, ठीक है, बिकॉज वो आपका कंसाइज हो गया ना नोट्स। और मेन चीज जो आपने पढ़ रखा है वो तो आपका क्वेश्चंस के थ्रू, कस्टम मॉड्यूल के थ्रू हो ही चला जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका है, दोबारा लगाओ ये वो मेरा माला स्ट्रेटेजी था। तो ही कर रहा हूँ इनको लो Okay, next for Faizan's strategy, Dr. Faizan will tell. देखो इंडिया आने के बाद में ना, जब आप इंडिया आ जाओगे तो मैं ये बोलूंगा कि मेन वीडियो तो बिल्कुल छूना भी मत, उनकी तरफ देखना भी मत, मेन वीडियो की तरफ। क्योंकि अगर आप मेन वीडियो की तरफ देखने लग गए तो आपका टाइम कैसे 1 महीना 1.5 महीना कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इंडिया आने के बाद बस एक ही फोकस रखो, जो पढ़ा है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो, और जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वो सब अपना एक रैपिड रिवीजन का कोर्स निकालते हैं हर साल। जैसे इस बार प्रेप लेटर ने, जब मैं इंडिया में आया था, शायद मैं जुलाई में आया था, हाँ डिग्री वगैरह से पहले ही मतलब डिग्री के बाद ही आ गया था मैं जुलाई में। तो मैंने इंडिया आने के बाद में प्रेप लेटर ने 6.0 अपना रैपिड रिवीजन का कोर्स निकाला था। तो उसमें जब मैंने देखा तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मतलब इंडिया आने के बाद में रैपिड रिवीजन पे और जितने MCQ आप लगा सकते हैं उतने उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इंडिया आने के बाद में मेन वीडियो से, या जो हमने इंडिया वहां पे कलमाटी में पढ़ा था उसको लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने का टाइम इंडिया आने के बाद में चला जाता है। आपको क्या करना होता है, इंडिया से जैसे जब कलमाटी से इंडिया आएंगे तो रैपिड डिवीजन पे शिफ्ट हो जाना है कम्प्लीटली, और डेली 100 to 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि बस देख रहे हैं, बिट्स नहीं है जैसे यूनिवर्सिटी में अपनी बिट्स आती है ना 500 क्वेश्चन की, कि भाई रात में ये पढ़ लो सुबह को 100 क्वेश्चन इसी में से आने हैं। ये बिट्स वाला हिसाब यहाँ पे नहीं होता। Yes, आपको yes, क्या करना है exactly. कि, हाँ आपको क्या करना है कि